Hi, good morning, all of you. This is Kalpana, Assistant Professor, Department of Commerce, Government College, फरीदाबाद। तो आज हम दोबारा आए हैं एक और नई वीडियो के साथ। हमारा जो सब्जेक्ट है मनी एंड बैंकिंग। तो आज हम यहाँ पर अपना न्यू टॉपिक लेकर आए हैं, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो पहले हम जानेंगे कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है क्या। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द चेंज इन द वैल्यू ऑफ मनी बाय चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी। तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का मतलब क्या है कि अगर हमारी मनी की क्वांटिटी बेसिकली क्या होता है, हमारा सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, मार्केट के अंदर जो भी पैसा हमारा सप्लाई होता है उसकी वजह से हमारी मनी की वैल्यू के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं वो हम किसके थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है हमारे पास वर्जन। तो यहाँ पर दो वर्जन्स हैं, एक हमारा क्रूड वर्जन है और दूसरा हमारा सोफिस्टिकेटेड वर्जन है। अकॉर्डिंग टू क्रूड वर्जन P इक्वल्स टू KM, दैट मीन प्राइस लेवल हैज़ अ फिक्स्ड रिलेशनशिप विद द क्वांटिटी ऑफ मनी। इसका मतलब क्या है कि जब हमारी मार्केट के अंदर मनी की क्वांटिटी या मनी की सप्लाई बढ़ती चली जाती है तो उसके साथ साथ हमारा प्राइस लेवल भी क्या होता चला जाता है, चेंज होता चले जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी कि पहले तो ये है कि भाई जैसे जैसे हमारी सप्लाई बढ़ती जाएगी तो सप्लाई के साथ साथ हमारे प्राइस के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ना शुरू होता है। इसीलिए हमारा P इक्वल्स टू KM है कि जितना जितना हमारी क्वांटिटी के अंदर चेंजेस आएगा उतना उतना ही हमारा प्राइस लेवल के अंदर भी चेंज आता है। ठीक है, और सोफिस्टिकेटेड वर्जन क्या कहता है, सोफिस्टिकेटेड वर्जन दैट मीन price level is the function of quantity of money, change in the quantity of money leads to change in price। तो यहाँ पर भी हमारे दोनों वर्जन सेम ही चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं, जिसमें हमारा जब भी हमारी मनी की सप्लाई ठीक है चेंज होती है उसी हिसाब से हमारे प्राइस लेवल भी क्या होते चले जाते हैं, चेंज होते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है बेसिकली वो इसी ही चीज़ को डिफाइन करते हैं कि जिस तरीके से हमारी सप्लाई चेंज होती है उसके हिसाब से हमारे प्राइस चेंज होते हैं, और जब हमारे प्राइस चेंज होते हैं तो प्राइस बढ़ने या घटने के साथ साथ हमारी वैल्यू ऑफ मनी भी ऑटोमेटिकली क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, इसका जैसे एक एग्जांपल है कि मान लीजिए मार्केट के अंदर जब मनी की सप्लाई क्या हो गई है, बढ़ गई है। ठीक है, मार्केट के अंदर पैसा है, पैसा होने का क्या मतलब है कि लोगों की परचेसिंग पावर क्या हो सकी है, इंक्रीज़ हो गई है, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ गई है। अब लोगों की जब परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो अल्टीमेटली वो क्या करेंगे, अपने एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेंगे। एक्सपेंडिचर ज़्यादा होने का मतलब क्या है, मार्केट में लोगों की जो गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर जो डिमांड है अल्टीमेटली वो क्या हो गई है, बढ़ गई है। अब गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड जब बढ़ जाएगी, बट सप्लाई कैसी रहती है हमारी, लिमिटेड होती है, या वो इतने लेवल से नहीं बढ़ पाती है जितनी हमारी डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं उस डिमांड को सेटिस्फाइड करने के लिए वो कैसे रहते हैं, लिमिटेड रहते हैं। तो अल्टीमेटली डिमांड इंक्रीज़ होने के साथ साथ जब हमारी सप्लाई प्रॉपर वे से इंक्रीज़ नहीं हो पाती है, ठीक है, या हमारे आउटपुट प्रॉपर वे से इंक्रीज़ नहीं हो पाते हैं, तो अल्टीमेटली हमें हमारे प्रोडक्ट के प्राइजेस को क्या करना पड़ता है, राइज करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आपके प्रोडक्ट के प्राइजेस क्या होते चले जाते हैं, राइज होते चले जाते हैं। ठीक है, तो उससे इफ़ेक्ट क्या पड़ता है कि आपका जो वैल्यू ऑफ मनी है वो क्या होता चला जाएगा, डाउन होता चला जाएगा। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, जब हमारी मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई बढ़ती है, मनी की सप्लाई बढ़ने से इफ़ेक्ट क्या होगा, लोगों की परचेसिंग पावर का बढ़ना। लोगों की परचेसिंग पावर का बढ़ने का मतलब है कि डिमांड बढ़ना। डिमांड बढ़ने का मतलब है कि जो सप्लाई है वो थोड़ी सी स्टेबल है या आउटपुट थोड़ी सी स्टेबल है, वो उतने लेवल से नहीं बढ़ रहे जितना हमारा डिमांड बढ़ रही है। तो अल्टीमेटली हमारे को क्या करना पड़ता है, प्रोडक्ट के प्राइजेस को एक्सटेंड करना पड़ता है। ठीक है, और जैसे ही प्रोडक्ट के प्राइजेस क्या होना शुरू हो जाते हैं, बढ़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या है, ट्रांजेक्शन्स तो नॉर्मल है, तो हमारी वैल्यू ऑफ मनी क्या होना शुरू हो जाती है, इससे डाउन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि क्वांटिटी ऑफ मनी और जो हमारा प्राइस लेवल है
अभी आप भले वैल्यू ऑफ मनी को छोड़ दीजिए, उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। आप फ़िलहाल इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि क्वांटिटी ऑफ मनी और जो प्राइस लेवल है वो किस तरीके से आपस में इंटर रिलेट करते हैं। ठीक है, जो हमारा क्रूड वर्जन है और जो हमारा सोफिस्टिकेटेड वर्जन है, दे बोथ आर सेम। वो एक ही चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं कि क्वांटिटी ऑफ मनी से हमारा प्राइस 100% इन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, एट प्रेजेंट देयर आर टू अप्रोचेस ऑफ द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी हैंड गेन पॉपुलैरिटी। तो आज की जो प्रेजेंट सिनेरियो है इसके अंदर हम दो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की दो अप्रोचेस हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है फ़िलहाल में। नंबर 1 है आपके पास फिशर ट्रांजैक्शन अप्रोच और नंबर 2 है आपके पास कैम्ब्रिज कैश बैलेंस अप्रोच। तो चलिए हम फर्स्ट अपना इक्वेशन अप्रोच स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ फिशर ट्रांजैक्शन अप्रोच। तो फिशर ट्रांजैक्शन अप्रोच क्या है? फिशर ट्रांजैक्शन वर्जन ऑफ द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी वाज propounded by the अमेरिकन इकोनॉमिस्ट इरविंग फिशर इन हिज बुक द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। तो सबसे पहले जो हमारा फिशर ट्रांजैक्शन अप्रोच है वो किसके थ्रू दिया गया था? इरविंग फिशर के थ्रू दिया गया था, जो एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने अपनी बुक के अंदर द परचेजिंग पावर ऑफ मनी के अंदर हमारा जो फिशर ट्रांजैक्शन वर्जन है इसको डिफाइन किया था। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं फिशर इक्वेशन। और फिशर क्वांटिटी थ्योरी is the best explained with the help of his famous equation, that is mv equals to pt। तो हमारा जो फिशर इक्वेशन है जिसके अकॉर्डिंग एक बहुत ही फेमस इक्वेशन बनती है जो हमारी होती है एम वी इक्वल्स टू पी टी। ठीक है, तो आपको जानना होगा एम वी इक्वल्स टू पी टी, ये जो वर्ड्स हैं, ठीक है, इनका एक्चुअल मीनिंग क्या है और क्यों इनको इक्वल बोला गया है अकॉर्डिंग टू इरविंग फिशर। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, जो हमारा एम वी है इसको हम डिनोट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल सप्लाई ऑफ मनी से, और जो हमारा पी टी है इसके लिए हम लिख रहे हैं डिमांड ऑफ मनी। ठीक है, तो एम वी इक्वल्स टू पी टी और सप्लाई ऑफ मनी इक्वल्स टू डिमांड फॉर मनी, दे बोथ आर सेम। एम का मतलब क्या होता है? सप्लाई ऑफ मनी एंड क्वांटिटी ऑफ मनी। वी का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ मनी। ठीक है, आप ब्रैकेट में देख सकते हैं लिखा है द नंबर ऑफ द टाइम्स दिस मनी चेंजेस हैंड। मतलब वेलोसिटी का मतलब क्या है कि अगर मैं कोई भी चीज़ को परचेज़ करती हूँ 10 रुपीज़ के अंदर, 20 के अंदर, 30 के अंदर, तो जो नोट है वो किसी अदर पर्सन के पास जाएगा, फिर कोई अदर पर्सन दोबारा किसी और से परचेज़ करेगा। ठीक है, फिर कोई अदर पर्सन वो किसी और से परचेज़ करेगा। तो वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? जब हमारा कोई भी मनी, हमारा 100 रुपीज़, 500, 200, 100 जो भी है, वो एक बंदे से लेकर दूसरे के हाथ में, दूसरे से लेकर तीसरे के हाथ में, तीसरे से लेकर फोर्थ पर्सन के हाथों में क्या होता रहता है? जब सर्कुलेट होता रहता है तो ये हमारा क्या बनता है? वेलोसिटी ऑफ मनी बनता है। ठीक है, तो जो हमारा एम वी है वो क्या हो गया? एम वी रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी इन सर्कुलेशन ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब क्या है कि एम वी का मतलब क्या हुआ कि मनी की मार्केट के अंदर सप्लाई होते रहना, और जो भी मनी मार्केट के अंदर आई है उसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब क्या है कि जो भी मनी आई है वो एक से लेकर दूसरे हाथों में, दूसरे लेकर तीसरे हाथों में, तीसरे से लेकर चौथे हाथों में क्या होती है? सर्कुलेट होती है। ये हमारा है एम वी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डिमांड फॉर मनी। तो क्या है यहाँ पर? डिमांड फॉर मनी is equal to the total market value of all the goods and services transacted। ठीक है, तो डिमांड फॉर मनी का मतलब क्या है? अब यहाँ पर आपने दो वर्ड्स देखे हैं, P इंटू टी। ठीक है, तो P का मतलब क्या है? P इज़ नॉर्मल प्राइस लेवल, द प्राइस लेवल ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। और T का मतलब यहाँ पर क्या है? T का मतलब है यहाँ पर डिफरेंट जो ट्रांजेक्शन्स की गई हैं, है ना, जो गुड्स एंड सर्विसेज को हमने क्या किया है? ट्रांजेक्ट किया है, एक हाथों से दूसरे हाथों में मूव किया है। ठीक है, वो हमारा क्या बन रहा है यहाँ पर? पी टी। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि सप्लाई जो होती है वो डिमांड की इक्वल होती है। मतलब क्या कि मार्केट के अंदर जितना भी पैसा फ्लो करता है, ठीक है, जितने भी हाथों में वो चेंज होता है, जितनी उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, हमेशा ही
जो हमारे डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज हैं, है ना, उनको हम जब भी प्राइस से क्या कर देते हैं, इनटू कर देते हैं, तो वो हमारी क्या बन जाती है, डिमांड ऑफ मनी। मतलब क्या कि जितना मार्केट में पैसे की डिमांड है उतना ही क्या होती है, सप्लाई होती है। तो सप्लाई ऑफ मनी एंड डिमांड ऑफ मनी कैसे रहते हैं, इक्वल रहते हैं। ठीक है, मतलब क्या कि सिंपल सा है, मार्केट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरह की गुड्स एंड सर्विस है, उसके कुछ प्राइजेस हैं, आप उसको इनटू कर दीजिए, जितना अमाउंट आएगा उतनी ही मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई की जाएगी। तो अल्टीमेटली हमारा मनी की सप्लाई और डिमांड फॉर मनी कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंक्लूजन मैंने एक लाइन नीचे बताई है आपको, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी एक्सपेंडिचर इन ऑल ट्रांजेक्शन। ठीक है, जितना भी आपकी सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स करने में जो भी आपकी मनी क्या हुई है, एक्सपेंड की गई है, खर्च की गई है, इक्वल्स टू टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द आइटम ट्रांजेक्टेड। मतलब क्या कि जितने आपके गुड्स एंड सर्विसेज क्या हुए हैं, ट्रांजेक्ट हुए हैं, उनकी ट्रांजेक्शन्स हुई है, उनका सेल या परचेज हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों ही 100% क्या माने जाते हैं, इक्वल माने जाते हैं अकॉर्डिंग टू एरविन फिशर। कि जितनी जितनी हमारी मार्केट के अंदर गुड्स एंड सर्विस होगी उसको हम क्या कर देंगे, प्राइस से इनटू कर देंगे, तो टोटल अमाउंट आपको पता चल जाएगा। और उसी के हिसाब से हम मार्केट के अंदर क्या करते हैं, मनी की सप्लाई करते हैं, मनी की वेलोसिटी को चेक करते हैं कि भाई एक हाथ से दूसरे हाथों में जब मनी जा रही है तो कितने कितने गुड्स एंड सर्विसेज को वो परचेज कर पाती है। ठीक है, तो जो इरविंग फिशर का पहला कॉन्सेप्ट है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, एम वी इक्वल्स टू पी टी। एम का मतलब नॉर्मली सप्लाई ऑफ मनी और डिमांड ऑफ मनी, वी का मतलब बता दिया आपका वेलोसिटी ऑफ मनी, इक्वल्स टू पी का मतलब है आपका प्राइस लेवल, और टी का मतलब है आपका ट्रांजेक्शन्स। नेक्स्ट है इसके अंदर, सो द क्लासिकल थ्योरी ऑफ मनी स्टेट्स दैट V and T become unchanged, but in the money cause direct proportional change in the price level। तो अल्टीमेटली जब हम यहाँ पर बात करते हैं कि हमारे जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ मनी है वो, उसके अंदर हमारा V और T सम टाइम पे क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से लास्ट स्लाइड पर आती हूँ, जहाँ पर देखिए मैंने सबसे ऊपर आपको बताया है एम वी इक्वल्स टू पी टी। अब दोनों ही टर्म्स के अंदर से एम और वी के अंदर से समटाइम्स हम वी को साइलेंट कर देते हैं और पी और टी के अंदर से हम टी को साइलेंट कर देते हैं। ठीक है, तो जो हमारा इरविन फिशर का दूसरा कॉन्सेप्ट है वो ये कहना चाहते हैं कि भाई जब हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है उस दौरान हमारी जो वेलोसिटी है और हमारी जो ट्रांजैक्शन है, अगर हम उनको अनचेंज्ड भी रखें, है ना, हम उनकी बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, हम उनको स्टेबल मान के चल रहे हैं, हम उनको साइलेंट मान के चल रहे हैं, तो भी अल्टीमेटली हमारी मनी के हिसाब से हमारे प्राइस लेवल क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। ठीक है, तो जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट था, पहले कॉन्सेप्ट के अंदर हमने पढ़ा कि एम वी इक्वल्स टू पी टी, दैट मीन्स सप्लाई इक्वल्स टू डिमांड। जो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट आया, दूसरे कॉन्सेप्ट में अकॉर्डिंग टू इरविन फिशर वो ये कहना चाहते हैं कि भाई अगर हम वेलोसिटी, ठीक है, या हमारा ट्रांजेक्शन्स अगर हम उनको भी क्या कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उनको भी अगर हम साइलेंट छोड़ देते हैं या अगर उनके अंदर भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो भी हमारा जो क्या बोल सकते हैं, मनी और प्राइजेस वो आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आता है, जो हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट है, पहले मैंने आपको बताया है एम वी इक्वल्स टू पी टी, दूसरा मैंने आपको बताया है कि वी एंड टी जो है हमारे अनचेंज हो जाते हैं, और थर्ड जो मैं लेकर आ रही हूँ वो कॉन्सेप्ट क्या है, एडविन फिशर फर्दर एक्सटेंड दिस इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज एज टू इंक्लूड द डिमांड डिपॉजिट। अब थर्ड टाइम जो हमारे इरविन फिशर हैं वो एक और टर्म लेकर आए हैं, डिमांड डिपॉजिट, जिसको हम एम डैश के नाम से जानते हैं, और उसकी वेलोसिटी जिसको हम वी डैश के नाम से जानते हैं। तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या इक्वेशन बनती है, एम वी मतलब नॉर्मल मनी और उसकी वेलोसिटी प्लस
एम डैश वी डैश, मतलब क्या कि बैंक डिपॉजिट और उसकी वेलोसिटी इक्वल्स टू पी टी। ठीक है, तो क्या है इक्वल्स टू पी टी, मतलब प्राइस इनटू में ट्रेड। अब यहाँ पर जो हम प्राइस को कैलकुलेट करते हैं, तो प्राइस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, नीचे मैंने मेंशन किया गया है एम वी, मतलब नॉर्मल मनी और नॉर्मल मनी की वेलोसिटी, प्लस में आ गया आपका एम डैश वी डैश। एम डैश का मतलब क्या है यहाँ पर, बैंक डिपॉजिट्स, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट्स और उसकी वेलोसिटी डिवाइडेड बाय में टी, मतलब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स। तो अगर हमारे को P की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम इस फॉर्मूले से अपनी P की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये हमारी इक्वेशन का थर्ड कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर इरविंग फिशर ने एम डैश को इंक्लूड किया है और साथ साथ उसकी वेलोसिटी को भी इंक्लूड किया है। तो नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि अकॉर्डिंग टू द फिशर द लेवल ऑफ द जर्नल प्राइस डिपेंड ऑन द 5 फैक्टर्स। तो यहाँ पर जो हम बार बार बोलते हैं कि भाई हमारा जो प्राइस चेंज हो रहा है वो किस किस के फैक्टर्स की वजह से होता है, वही अगेन द वॉल्यूम ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, ठीक है, उसकी वेलोसिटी की वजह से दैट इज़ वी, बैंक डिपॉजिट्स की वजह से दैट इज़ एम डैश, उसकी वेलोसिटी की वजह से दैट इज़ बी डैश, एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रेड और ट्रांजेक्शन्स। तो हमारा जो प्राइस है, अगर पूछ लिया जाता है भाई अकॉर्डिंग टू द इरविन फिशर ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारा प्राइस चेंज होता है, तो वो मनी, उसकी वेलोसिटी, बैंक डिपॉजिट, उसकी वेलोसिटी और ट्रेड, ये 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे सब क्या बोल सकते हैं प्राइस लेवल को चेंज करने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब लास्ट जो मैं बताना चाहती हूँ, द ट्रेडिशनल अप्रोच टू द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी मेंटेन्स दैट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें कही गई है कि इससे पहले वाले 2 पॉइंट्स में आपको ऑलरेडी बताया था, जो हमारा पॉइंट नंबर 2 था जिसके अंदर मैंने बताया था कि अकॉर्डिंग टू इरविन फिशर वो सेकंड कॉन्सेप्ट में ये कहना चाहते हैं कि अगर हम वी और टी को भी साइलेंट कर देते हैं, उसको अनचेंज कर देते हैं, तो भी सिर्फ और सिर्फ रिलेशन किसका होता है, मनी का और प्राइस का। तो यहाँ पर देखिए जो थर्ड अप्रोच है उसके अंदर क्या बोला गया है, जो थर्ड कॉन्सेप्ट है बेसिकली, द ट्रेडिशनल अप्रोच टू द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी मेंटेन्स दैट वी, दैट इज वेलोसिटी, एम डैश दैट इज बैंक डिपॉजिट, वी डैश दैट मीन इट्स वेलोसिटी, मतलब बैंक डिपॉजिट की वेलोसिटी, एंड टी, ये चारों को भी जो हमने देखिए लास्ट वाली इक्वेशन करी थी, ठीक है, जिसके अंदर हमने एम वी प्लस एम डैश वी डैश डिवाइडेड बाय में टी, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या क्या चीज़ों को साइलेंट कर रहे हैं, वी को साइलेंट कर रहे हैं, ठीक है, एम डैश को साइलेंट कर रहे हैं, वी डैश को साइलेंट कर रहे हैं और टी को। अगर ये सारी चीज़ें भी कैसी रहती हैं, साइलेंट रहती हैं, अनचेंज रहती हैं, तो भी जो हमारा मनी है और जो हमारा प्राइस है उसका एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, बेसिकली इसके अंदर हम अपना एम डैश को इंक्लूड कर भी देते हैं बाय चांस कैलकुलेशन के अंदर। ठीक है, अब आप जब आप नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी तो उसमें आपको एक प्रैक्टिकल सॉल्व कराया जाएगा, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि उसके अंदर हमारी मनी की वैल्यू के साथ साथ हमारा एम डैश भी चेंज होता है। एम डैश मतलब कि बैंक मनी, मतलब एक नॉर्मल मनी और बैंक मनी दोनों के अंदर ही क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। बट जो एम डैश है, ठीक है, वो भी ये माना गया है कि भाई हमारा जो एम डैश है वो हमारी मनी और प्राइस को डिस्टर्ब नहीं करता। मतलब अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ कंक्लूजन देखा जाए तो कंक्लूजन हमारा यही निकलता है कि वैसे इसके अंदर काफ़ी सारे एलिमेंट्स देखे जाते हैं फिशर इरविन फिशर थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो हमारी फिशर ट्रांजैक्शन थ्योरी है, कि काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, जैसे मनी है, मनी की वेलोसिटी है, बैंक डिपॉजिट है उसकी वेलोसिटी है, ठीक है, डिफरेंट तरीके की ट्रांजेक्शन्स और प्राइस है। ये अल्टीमेटली काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी फिशर ट्रांजैक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो रिलेशन है, जो एक कंबाइंड रिलेशन बोला जाएगा, वो किस किस का बोला जाएगा, एक मनी का, एक प्राइस का। ठीक है, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है कि अकॉर्डिंग टू इरविन फिशर देयर इज़ अ डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस
एंड मनी, या प्राइस एंड सप्लाई ऑफ मनी, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ठीक है, अदर थिंग्स आर स्टेबल, दैट इज वेलोसिटी, दैट इज बैंक डिपॉजिट, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बैंक डिपॉजिट, दैट इज ट्रेड। जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारी साइलेंट भी होती हैं तो भी हमारी मनी की सप्लाई और प्राइस आपस में क्या होते हैं, इफ़ेक्ट होते हैं, आपस में इन दोनों पर इन्फ्लुएंसेस होते हैं। ठीक है, वो एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कैसे कैसे मनी की जब सप्लाई चेंज होती है तो हमारे प्राइस इंक्रीज़ भी हो सकते हैं और हमारे प्राइसेस डिक्रीज़ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आज हमारा एक जो टॉपिक है इसके अंदर रह गया है वैल्यू ऑफ मनी, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन और दिस अप्रोच, जिसके अंदर मैं ये बताऊंगी कि भाई हमारा क्वांटिटी ऑफ मनी, ठीक है, प्राइस, क्वांटिटी ऑफ मनी और सप्लाई ऑफ मनी के साथ साथ प्राइस कैसे चेंज होते हैं और उन प्राइसेस के चेंज होने के साथ साथ हमारा वैल्यू ऑफ मनी किस तरीके से इफ़ेक्ट होता है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, इसके टॉपिक क्लियर हुए होंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।